अस्सलाम वालेकुम। कंपनी को एज़ अ ओनर अंडरस्टैंड करने की इस सीरीज़ में ये मेरी दूसरी वीडियो है और इसमें मेरी जो सिलेक्शन है कंपनी की वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक SCBPL। ये कमर्शियल बैंक है। इसका बिज़नेस जो है, अब सब जानते हैं कि बैंक्स के जो बिज़नेस होते हैं वो लाइक डिपॉज़िट, विथड्रॉ, डेब्ट से रिलेटेड होते हैं। तो इस कंपनी को समझने के लिए, इसके प्रोज़ एंड कोन्स को जानने के लिए हमें इसको सबसे पहले जो इन्वेस्टर जो चीज़ देखता है ना, वो क्योंकि उसने शेयर मार्केट को एज़ अ इन्वेस्टर देखना होता है, तो वो सबसे पहले इसके लो और हाई को देखता है। जो ख़ास तौर पे जो देखते हैं वो 52 वीक्स का हाई या लो देखते हैं। तो इस कंपनी में, जैसे कि मैंने अपनी प्रोफाइल में शो किया है, कि इस कंपनी का जो लो लगा है 52 वीक्स के अंदर, यानी कि एक साल के अंदर वो 45.99 है, यानी कि 46 के अराउंड, और हाई जो लगा है वो 85.99 है, यानी कि 86 के अराउंड। अच्छा, इस कंपनी की जो सबसे ख़ास बात है कि इस कंपनी का जो फ्री फ्लोट है ना, वो ना होने के बराबर है, यानी कि सिर्फ 5%। स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक इंटरनेशनल बैंक है, ये कोई लोकल बैंक नहीं है। यानी कि पाकिस्तान में ये एज़ अ लोकल बैंक काम नहीं करता, एज़ अ इंटरनेशनल बैंक काम करता है। और इस बैंक की जो सबसे ख़ास बात है ना, इसकी जो बिज़नेस प्रोफाइल की जो सबसे ख़ास बात है कि ये जो अपना कर्ज़ या डेट गवर्नमेंट को देता है ना, कभी कभी पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इस बैंक से कर्ज़ लेती है, तो ये बड़ी हाईली रेट पे कर्ज़ देता है और बड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ देता है, जैसे लाइक IMF कर्ज़ देता है। अच्छा, हमें इससे नहीं लेना देना होता, हमने तो अपने बिज़नेस को देखना है। तो ये बहुत ही लो वॉल्यूम शेयर है, बहुत ही कम वॉल्यूम लगते हैं। अराउंड 15,000 से 20,000 वॉल्यूम लग जाएँ तो इसको अपर लॉक लग जाता होता है, क्योंकि फ्री फ्लोट बहुत कम है। मैंने फ्री फ्लोट की डेफिनेशन पहले भी बताई है कि फ्री फ्लोट किसी कंपनी का ज़्यादा होना, अगर तो वो कंपनी फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे फंडामेंटली अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसका जो फ्री फ्लोट होता है ना, अगर वो ज़्यादा हो तो उसमें भी हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, और अगर कम हो तब भी विन विन सिचुएशन है। और इसको मैं दोबारा रिपीट करूँगा जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी, कि विन विन सिचुएशन कैसे हो सकती है दोनों साइड्स पे। अगर कंपनी ग्राउंड्स पे फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर तो उसका फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर कम करने के लिए अपने शेयर्स को बाय बैक करती है, और अगर बहुत कम है तो वो और इन्वेस्टमेंट जनरेट करने के लिए अपने जो नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं वो बोनस शेयर की सूरत में अपने शेयर होल्डर्स को देती है, या मार्केट में इंजेक्ट कर देती है कि अब मेरे शेयर्स को आप और ज़्यादा ख़रीदें, यानी कि उस पर और ज़्यादा ट्रेडिंग करें। अच्छा, बैंकों की आमतौर पे जो PE रेशो है ना, ये PE रेशो पे मैं ख़ास तौर पे बात करता हूँ कि बैंक्स जो आमतौर पे जो दुनिया भर में PE रेशो चल रही है ना, वो इस वक्त 12-13 के करीब चलती है। हमारी स्टॉक मार्केट की जो कंसिस्टेंटली चलती आ रही है, वो कभी 9, 10, 11, मैक्सिमम 12 गई है 2017 में, लेकिन अभी जो हमारी जो मार्केट की चल रही है वो 7-8 के करीब चल रही है। तो ये बैंक की PE रेशो को अगर मैं देखूँ ना एज अ बिज़नेस, तो वो है हमारे पास 7.41। इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है, यानी कि अब तक 2 क्वार्टर इसके क्लोज़ हो चुके हैं, एक मार्च की क्लोजिंग और एक जून की क्लोजिंग। अच्छा, इसने जो मार्च की क्लोजिंग थी उसमें कोई डिविडेंड नहीं दिया था, और जो जून की क्लोजिंग है उसमें आके इसने ₹3.5 का डिविडेंड दिया है। लास्ट जो डिविडेंड इसने पे किया था वो ₹5.5 का था, और उस वक्त इसकी शेयर प्राइस अराउंड 65-60 के करीब थी, जो अब 78 के करीब अराउंड जा रही है। अगर हम इसकी ट्रांसमिशन रिपोर्ट पे चलें तो वहाँ जाके इसके रिज़ल्ट को, जो कि करंट क्वार्टर का रिज़ल्ट है, उसको ज़रा एनालिसिस कर लेते हैं कि इसकी जो हमारे पास लास्ट क्वार्टर की जो EPS आई वो 2.06 रुपीज़, और जो करंट EPS इस बार जो आई है वो 2.22 EPS आई है, यानी कि थोड़ी सी अर्निंग में इजाफा हुआ है। जहां बहुत सारे बैंक्स की अर्निंग गिरी है, वहां पे इसकी अर्निंग थोड़ी सी इजाफा हुआ है हमारे पास इसकी अर्निंग के अंदर। अगर आपने कंपनी की फ़ाइनेंशियल रिपोर्ट को समझना है, कंपनी को समझना है, तो सिर्फ 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। ट्रांसमिशन रिपोर्ट के अंदर जो रिज़ल्ट होता है ना हमारे पास, एक तो ट्रांसमिशन रिपोर्ट में वो अपना फ्यूचर आउटलुक बता देते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रोज़ हैं, क्या क्या कोज़ हैं, ये सब कुछ बता देते हैं। तो ट्रांसमिशन रिपोर्ट को लाजमी सब पढ़ा करें। तो उसमें से मैंने जो रिज़ल्ट निकाला है ना ट्रांसमिशन रिपोर्ट के लिहाज से, तो उस लिहाज से तो अभी तक इसकी जो टोटल EPS 2 क्वार्टर की आ रही है वो 4.28 रुपीज़ आ रही है, और इसने जो उस पर डिविडेंड अनाउंस कर दिया है वो ₹3.5 का डिविडेंड दे दिया है। आम तौर पर ये कंपनी जो है वो साल में 3 दफ़ा डिविडेंड देती है। साल में चार क्वार्टर होते हैं, लेकिन ये कंपनी कोई एक क्वार्टर मिस कर देती है और बाकी
3 क्वार्टर्स में डिविडेंड लाजमी देती है। तो यानी कि इसने इस साल का पहला क्वार्टर अगर मिस किया है डिविडेंड के लिए, तो इसने ये सेकंड क्वार्टर में आकर डिविडेंड दे दिया है, और उम्मीद करनी चाहिए कि ये अगले क्वार्टर और उससे अगले क्वार्टर यानी कि ईयर क्लोजिंग पे भी डिविडेंड देगी, दोनों क्वार्टर्स में डिविडेंड देगी, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड यही है कि ये साल में 3 दफ़ा डिविडेंड देती है। अच्छा, हम थोड़ी सी नज़र दौड़ा लेते हैं इसकी ईयरली ईपीएस के ऊपर ना। तो 2024 में अगर जाएं, अभी 2025 चल रहा है, तो अभी 2 क्वार्टर का रिजल्ट मैंने आपको बता दिया कि टोटल ईपीएस हमारे पास 4.28 है। अगर 2024 की ईपीएस देखें इसकी कंप्लीट ईयर की, तो वो है 11 रुपये 90 पैसे, और 2023 में थी ये 11 रुपये 1 पैसा, और 2022 में तो ये हाफ़ थी 5 रुपये। तो यानी कि 23 और 24 इसकी अर्निंग डबल हो चुकी है 23 और 24 में आके 22 के मुकाबले में। तो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है। अच्छा, इस कंपनी ने जो 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया है ना, उसको अवेल करने के लिए मैं तो लाजमी जाऊँगा और मेरी टीम भी लाजमी जाएगी। तो हम तो इसका डिविडेंड ज़रूर लेंगे। और इसकी जो हमारे पास, अगर इसका रिज़ल्ट पे आ जाए, तो इसकी स्पोर्ट डेट जो हमारे पास आती है वो आती है 2 सितंबर, यानी कि मंगल वाले दिन ये इसकी स्पोर्ट डेट होगी। इसको होल्ड करना कंपलसरी होगा। स्पोर्ट डेट का मतलब होता है कि अगर आप इस कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपने स्पोर्ट डेट वाले दिन उस शेयर को अपने पास अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना होगा। और एक्स डेट इसकी बनती है 3 सितंबर वेडनेसडे को, यानी कि बुध वाले दिन। तो जब ये एक्स होके खुलेगा तो जारी बात है जो भी इसकी उस दिन करंट प्राइस क्लोज़ होगी, यानी कि 2 सितंबर को 3:30 बजे जो भी प्राइस क्लोज़ होगी, अगले दिन 3 सितंबर को ये 3.5 रुपये माइनस खुलेगा उससे। और इसकी प्राइस रिकवरी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगी, उम्मीद है कि हो जाएगी। मैं इसमें हमेशा से इन्वेस्टेड हूँ, मेरे पास तो ये अराउंड 51 रुपीज़ का भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ऐसी कंपनीज़ को हमेशा ख़रीदता रहता हूँ। सिर्फ वजह क्या होती है, डिविडेंड, क्योंकि मैं डिविडेंड बेस काम करता हूँ। अब बहुत सारे लोगों का हमारे साथ जो सवाल होता है कि सर हम इसको महंगा तो नहीं ख़रीद रहे, क्या हम इसको सस्ता ख़रीद रहे हैं, क्या इसको इसकी फेयर वैल्यू पे ख़रीद रहे हैं। तो जो डिविडेंड वाली कंपनीज़ होती हैं ना, और इन्वेस्टर माइंडसेट होता है, वो इन चीज़ों का सवाल नहीं पूछता। लेकिन फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए, एक माइंड रिलैक्सेशन के लिए आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो पहली जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो आ रही है इसकी स्पोर्ट 1 जो होगी वो 74.5 होगी, और जो स्पोर्ट 2 निकल के आ रही है वो 69.5 होगी, और स्पोर्ट 3 जो निकल के आ रही है वो 61.5 होगी। 61.5 ही इसकी ओरिजिनल स्पोर्ट है, जहाँ पे ये जिसको रिस्पेक्ट करेगा और कभी इस स्पोर्ट को नहीं तोड़ेगा। रेजिस्टेंस इसका अगर हम देखेंगे तो वो 86 के अराउंड है। अगर तो इसने इसको ब्रेक किया तो फिर हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे, जो कि 100+ का टारगेट है, 110 120 का टारगेट होगा हमारे पास। तो ने आफ्टर डिविडेंड, जब आफ्टर डिविडेंड एक्स होगा, तो मुझे लगता है कि 78 के अराउंड ही एक्स हो जाएगा, और फिर आके ये यहाँ पे स्टे करेगा 74 के पास। तो हम यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर थोड़ा टाइम टेकिंग काम है तो फिर हम 69 का वेट कर लेंगे, वहाँ आके एक ही दफ़ा इसको एवरेज करेंगे इंशाल्लाह।